हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक होगा टोटली इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मतलब इन्वेस्टमेंट के जितने भी पार्ट हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया। सबसे पहले तो ये कि इन्वेस्टिंग हम करें क्यों, उसके बाद शेयर और कंपनीज़ क्या हैं, और गोल्ड और शेयर में क्या लिंक हैं। उसके बाद म्यूचुअल फ़ंड का एक टॉपिक आएगा, साथ में जो हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, छोटा सा। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन है, जिसे हम कहते हैं शेयर मार्केट का इंश्योरेंस। मतलब अगर शेयर मार्केट गिरे तो आपको क्या करना है उस वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है इसके एक से ज़्यादा पार्ट बने, हो सकता है 2 पार्ट हों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो बीच से कट करनी पड़ती है। तो मैं देखूंगा कि मैं कितनी जल्दी आपको समझा पाता हूँ, इस पूरे टॉपिक को कवर कर पाता हूँ। अगर वीडियो 30 मिनट से ऊपर गई तो मैं पार्ट क्लोज़ कर दूँगा और नया पार्ट शुरू करूँगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग जो है हमें क्यों करनी चाहिए, या इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो इसके लिए तो मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले आती है बात इन्फ्लेशन की। आज इस साल जितना सामान आप 100 रुपये में ख़रीद सकते हैं ना, मतलब जितना कुछ आप 100 रुपये में बाई कर सकते हैं, अगले साल उसी सामान को बाई करने के लिए आपको 100 रुपये से ज़्यादा रुपये लगेंगे। सपोज़ कीजिए आप इस साल 100 रुपये में 2 किलो चीनी बाई कर सकते हैं, तो अगले साल जो है ना, आपको 2 किलो चीनी बाई करने के लिए 110 या 105 या 108 रुपये लगेंगे। तो ये है इन्फ्लेशन की महंगाई दर। आपका जो रुपया है, घर में पैसे पड़े हैं, वो धीरे धीरे वैल्यू में डिक्रीज़ होते हैं। मतलब आपके जो घर में नोट पड़े हैं, वैल्यू पड़ी है, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है हर साल इन्फ्लेशन की वजह से। पहला टॉपिक ये हो गया कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए। अगर आप 1 लाख रुपये अपने घर की तिजोरी में डाल देना, अगले साल को वो 1 लाख नहीं रहेगा, अगले साल को पिछले साल के 90,000 के बराबर ही उसकी वैल्यू रहेगी समथिंग। तो पहला आ गया इन्फ्लेशन, इसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में है, जो डेवलप हो गई हैं कंट्री, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इस वजह से उन्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। जैसे जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, यहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, तो इन्फ्लेशन भी नेगेटिव में है, उनकी महंगाई बढ़ती नहीं, कम होती है हर साल के हिसाब से। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का टॉपिक आता है कि हमें क्यों करनी चाहिए, वो आता है करेंसी डिवैल्यू का। जैसे सपोज़ कीजिए कि हमने कहीं सुना है कि 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, और आज जो है वो 70 रुपीज़ या 75 रुपीज़ जो है वो 1 डॉलर के बराबर है। तो ये है करेंसी डिवैल्यू। करेंसी डिवैल्यू का हमें ज़्यादा पता नहीं लगता है, लेकिन जब हमें फ़ॉरेन से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है ना, तब हमें ज़्यादा पता लगता है। अगर हमको सपोज़ कीजिए अमेरिका से एप्पल का आईफ़ोन बाई करना है, तो इस साल अगर आपकी करेंसी जो है वो 75 रुपये पर डॉलर के हिसाब से है, तो आपको कम रुपीज़ देने पड़ेंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर फ़ॉरेन की जो प्रोडक्ट है, जैसे एप्पल का आईफ़ोन हो गया, उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन हमारी करेंसी डी वैल्यू हो गई है, तो आपको अगले साल जो है ना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस वजह से क्या है कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप अपने पैसे को घर में रखेंगे ना, तो आपका पैसा डी वैल्यू होता रहेगा। आज वो 1 लाख रुपये है, 10 साल बाद वो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने 1970 के ज़माने में, या जब आप पैदा हुए होंगे 95, 98, 93 में, अगर आपने उस वक्त अपने घर में 1 रुपया रखा होता, या आपके पेरेंट्स ने रखा होता, तो आप देखते कि उस 1 रुपये में उस ज़माने में जो आप चीज़ें बाई कर सकते थे ना, वो आज के ज़माने में नहीं होगी। जैसे अगर हम अपने बड़े, जैसे माता पिता हो गए या दादा दादी हो गए, उनसे पूछें तो वो भी यही बताएंगे कि हमारे ज़माने में 1 रुपये में इतनी सारी चीज़ें आती थी, आज के ज़माने में नहीं आती भाई उतनी। आज के ज़माने में 1000 रुपये या 100 रुपये में उतनी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप घर में पैसों को दबा के रखेंगे, वो डी वैल्यू होते रहेंगे, आपके पैसों का सत्यानाश हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करना इसलिए ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे सेफ़ कोई तरीका देखना है, कि जैसे हमारे रूढ़िवादी लोग होते हैं, या पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, तो उनके हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो सबसे सेफ़ ये रहेगा कि आप इस साल जितना भी आपके पास कैश पड़ा है घर में एक्स्ट्रा, उससे गोल्ड बाई कर लें। उस गोल्ड को घर में रखें, गोल्ड कॉइन के थ्रू, जैसे 10 ग्राम का होता है, 20 ग्राम का होता है, 100 ग्राम का भी मिल जाते हैं, तो उस तरह से आप बाई करते रहिए।
गोल्ड कॉइन्स को। और जब फिर आपको कभी अगले साल या 10 साल बाद जब कभी ज़रूरत पड़े उस पैसे की, तो उन गोल्ड कॉइन्स को बाहर निकालिए और उनको बाज़ार में बेचिए। आपको पैसे उतने मिल जाएंगे जो मतलब इक्विवेलेंट होंगे, और थोड़े से ज़्यादा ही होंगे वैसे तो। मतलब कि घर में पैसों को ऐसे जमा रखने से अच्छा है कि आप गोल्ड ऐसे रख लें। अगर आप चाहते हैं कि पैसे मुझे घर में रखने हैं या फिर बैंक में नहीं रखने या कहीं भी नहीं रखने, अगर आप बैंक में रखेंगे तो भी आपको घाटा ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि 3% के ब्याज के साथ या 7% के ब्याज के साथ आपका कुछ नहीं बढ़ने वाला। आप घाटे में रहेंगे, इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा है, करेंसी डीवैल्यू इससे ज़्यादा हो रहा है। अगर आप बैंक में पैसे रख रहे हैं तो आपको घाटा होने वाला है। तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप गोल्ड कॉइन खरीदते रहें और उसे घर में ढेर लगाते रहें। मैं पर्सनली इस तरीके को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर किसी का बड़ा ज़्यादा पैसा है ना, जैसे ब्लैक मनी टाइप में, तो ज़रूरी नहीं आप 2-2 हज़ार के घर में ढेर लगाना शुरू करें। गोल्ड कॉइन खरीदते रहो, एक बड़ा सा कुआं खुदवाओ, उसमें फेंकते रहो, जब ज़रूरत पड़े तो निकाल के ले जाओ, बाज़ार से जो लेना है वो ले लें आप। सिंपल सी बात है। अगर आज आपके पास सपोज़ कीजिए 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये के आप गोल्ड कॉइन ले लीजिए, घर में रखिए। ओके, आज सपोज़ कीजिए आप 1 लाख में एक बाइक या स्कूटी ले सकते हैं। अब अगर 10 साल बाद आपको एक बाइक या स्कूटी लेनी होगी ना, आप उसी 1 लाख के जो आपको 1 या 2 कॉइन मिले होंगे समथिंग 20 ग्राम के आसपास, तो उस कॉइन को लेके आप डीलरशिप के पास चले जाइए, या फिर उसे लेके पहले उस गोल्ड को आप बाज़ार में सेल कीजिए, बेच दीजिए उसे। फिर जितने पैसे मिलेंगे उसकी आप 10 साल बाद भी एक स्कूटी ले सकेंगे। चाहे स्कूटी की प्राइस 10 लाख, 1 लाख से 10 लाख हो जाए, तो मतलब आपका गोल्ड भी उतना बढ़ चुका होगा उस समय। तो इस तरह से आप जो हैं ये पहले इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सेफ़ चलना चाहते हैं, आपको किसी पे भरोसा नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग के थोड़े और पहलू आपके सामने आएँ, जैसे हम कहते हैं शेयर मार्केट, तो बैंक में आपको मिलता है या आरडी एफडी में आपको मिलता है 7 से 8% इंटरेस्ट रेट। और अगर शेयर मार्केट की आप बातें करें तो इसमें आपको 15% तक एवरेज मिल जाएगा। मतलब अगर आपके पास आप ज़ीरो दिमाग भी लगाएं ना, तो भी आपको 15% तो शेयर मार्केट में रिटर्न आ जाएगा। जो तरीके मैंने पहले बताया था कि आप सेंसेक्स ले लो, इंडेक्स बाई कर लो, उस तरीके से। और अगर आप जो हैं वो तरीका भी आजमाना नहीं चाहते कि हमें इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट में ऐसे नहीं करनी, थोड़ा सा दिमाग लगा के करनी है, तो ज़्यादा प्रॉफिट भी आ सकता है 15-20 या 30% के हिसाब से। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, शेयर मार्केट में कौन लोग आते हैं जो लालची टाइप के होते हैं, जिनको ले फटाफट दे फटाफट करना है, उनको 1 साल के अंदर लखपति बन जाना है, भाई 10,000 लेके आएंगे और 1 लाख कमा के जाएंगे। वैसा कुछ नहीं होता है। जो इस उम्मीद से आते हैं वो 10,000 लेके आते हैं, वो 10 भी गवा के जाते हैं यहाँ से। तो वो बात है कि अगर हम इस तरह से चलेंगे ट्रेडिंग के पर्पज़ से, शेयर मार्केट जो है इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से बनाया गया है। जब शेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी या पुराने ज़माने में जब शेयर मार्केट बने थे, तो वो इन्वेस्टिंग के हिसाब से बनाए गए थे कि आपको जो है वो हर साल रिटर्न मिल सके। जैसे गोल्ड के ऊपर आपको पर ईयर 11 से 12% का रिटर्न मिल जाता है, शेयर मार्केट में आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। तो शेयर मार्केट में इसलिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि कंपनीज़ क्या हैं और शेयर क्या चीज़ होती है। जो हम कहते हैं शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में शेयर होते हैं, वो क्या चीज़ है। तो इसके लिए हम समझते हैं सबसे पहले कंपनीज़ क्या चीज़ है। आपने कोई सपोज़ कीजिए कि दुकान खोलनी है, सिंपल एक एवरेज आपने एक दुकान खोलनी है अपने गांव में या कहीं भी, तो आपके पास पहला ऑप्शन है आप अपने पैसे से दुकान खोलिए। आपके पास पैसा नहीं है, आप बैंक से लोन लीजिए। आप बैंक से लोन लेके दुकान खोलिए, आपका काम चल पड़ेगा। अगर दुकान चल पड़ी तो ठीक, अगर नहीं चली तो बैंक वाले ना आपकी ज़मीन वगैरह बेच देंगे, सब कुछ अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। तो इसी के लिए कुछ लीगल टर्म्स आती हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ या लिमिटेड कंपनीज़। तो प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड में ये फ़र्क होता है कि जैसे आपने कोई कंपनी स्टार्ट की, लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है कि जो आपके कंपनी है उसमें 2 से लेके 50 तक हिस्सेदार होते हैं। जो शेयर होल्डर होते हैं वो 2 से 50 तक होते हैं प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। मतलब उस कंपनी का पर्टिकुलर कोई एक मालिक नहीं होता, और जितने भी उसके शेयर होल्डर होते हैं उस कंपनी में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। या जिस भी कंपनी का लिमिटेड लग गया ना, अगर वो कंपनी डूबती है तो बैंक वाले ना उसमें जो शेयर होल्डर हैं, ये चेयरमैन है या डायरेक्टर हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने कंपनी शुरू की, जैसे अनिल अंबानी की कंपनी डूबी या कोई और कंपनी डूबी, तो उसमें ये है कि आप अनिल अंबानी को हाथ नहीं लगा सकते कि भाई तेरे घर में जो भी टीवी फ्रिज है वो हम उठा के ले जाएंगे। वैसा कुछ नहीं होने वाला। वो कंपनीज़ का जो कुछ उखाड़ सकते हैं वो उखाड़ के ले जाएं, चाहे पूरी कंपनी को ले जाएं।
उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लिमिटेड कंपनीज़ में ये आपको फैसिलिटी मिलती है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बैंक वाले हाथ नहीं लगाएंगे। अदरवाइज़ जैसे आपने कोई अपने पर्सनल लोन पे लेके दुकान शुरू की है या किसी और की चीज़ के ऊपर, तो बैंक वाले आपका सब कुछ ले जाएंगे उठा करके। तो ये होती है प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फ़र्क इतना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 50 से ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं होते, 50 से ज़्यादा शेयर होल्डर नहीं होंगे। और लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है वो करोड़ों में शेयर होल्डर हो सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप कितना बनाना चाहते हैं। अब शेयर का अगर हम देखें कि शेयर क्या चीज़ है, कंपनीज आपको समझ में आ गई, शेयर क्या चीज़ है। अब सपोज़